नमस्कार, मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार शिक्षा भर्ती से संबंधित जीके और जीएस को। और जीके जीएस के क्रम में हम लोग इतिहास को देख रहे हैं। तो इतिहास में अब आज की क्लास में हम लोगों को मौर्य वंश के बारे में पढ़ना है। हम लोग मगध के उत्कर्ष के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोग बाकी राजवंशों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमें आज के वीडियो में, इस वीडियो में हम लोगों को आज हम लोगों को मौर्य वंश के बारे में पढ़ना है। तो देखते हैं हम लोग मौर्य वंश के बारे में। तो हम लोग देख रहे हैं मौर्य वंश को। मौर्य वंश में हम लोग सबसे पहले देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक रहा। हम लोग देख रहे हैं किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को सबसे पहले देखेंगे। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल है वो 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक रहा। अब एक एक करके सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। और इसको सेंड्रोकोट्स भी कहा गया है। इसे क्या कहा गया है? सेंड्रोकोट्स भी कहा गया है। सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सबसे पहले विलियम जोन्स ने की थी। सबसे पहले किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स भी कहा गया है। और सेंड्रोकोट्स नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की जो पहचान है वो सबसे पहले विलियम जोन्स ने की थी। विलियम जोन्स ने की थी। आगे हम लोग देखेंगे कि जैन धर्म का अनुयायी था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का अनुयायी था ये। और इसने जैनी गुरु भद्रबाहु से दीक्षा प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से दीक्षा प्राप्त की थी। इसके आगे अब हम लोग देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और उसके मंत्री, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु और उसका मंत्री कौन था? तो चाणक्य। चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चाणक्य को क्या कहा जाता है? कि इसे कौटिल्य और या फिर विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त भी इसे कहा जाता है। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, इसको सेंड्रोकोट्स भी कहा गया है। और सेंड्रोकोट्स से इसकी पहचान विलियम जोन्स ने की। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि ये जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म का अनुयायी था और इसने जैन शिक्षा किससे प्राप्त की? तो जैनी गुरु भद्रबाहु से इसने शिक्षा प्राप्त की। जैनी गुरु भद्रबाहु से शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु या फिर उसके अमात्य, उसके गुरु या फिर उसके राज्य के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो चाणक्य थे। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया। सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया। और उसके बाद उसकी पुत्री, सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया, जिसे हेलन भी कहा जाता था, कार्नेलिया से विवाह किया। किससे विवाह किया? कार्नेलिया या फिर हेलन से विवाह किया। विवाह के करने के पश्चात सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कंधार, मकरान, हेरात का क्षेत्र सौंप दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब सेल्यूकस को हराया और उसकी पुत्री से विवाह किया तो सेल्यूकस ने काबुल, कंधार, मकरान और हेरात का जो क्षेत्र है वो चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कर दिया? सौंप दिया। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि जो सेल्यूकस जो था, तो सेल्यूकस का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज था। और मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या है? इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इंडिका का विमोचन किया गया। किसके द्वारा? तो मेगास्थनीज के द्वारा किया गया। इंडिका का विमोचन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसके द्वारा किया गया? तो मेगास्थनीज के द्वारा किया गया। सेल्यूकस निकोटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज कौन था? तो सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था। आगे देखेंगे कि सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यभूति के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या करवाया? सुदर्शन झील का
निर्माण करवाया किसके द्वारा? तो सौराष्ट्र के मंत्री पुष्यभूति के द्वारा। सौराष्ट्र के मंत्री या फिर गवर्नर पुष्यभूति के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य का जो निधन है वो कहाँ पर हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में उपवास के द्वारा हुआ। श्रवणबेलगोला में उसने क्या किया कि उपवास किया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। आगे हम लोग देखते हैं कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र, यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, उसे मेगास्थनीज ने वालिम बोघरा कहा है। क्या कहा है? वालिम बोघरा कहा है। तो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र को क्या कहा है? तो वालिम बोघरा कहा है। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। अब आगे देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे बिंदुसार को। तो बिंदुसार का शासनकाल जो था वो 298 ईसा पूर्व से लेके 269 ईसा पूर्व तक माना जाता है। बिंदुसार का जो शासनकाल था वो 298 ईसा पूर्व से लेके 269 ईसा पूर्व तक माना जाता है। बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था और बिंदुसार का भी जो अमात्य था तो उसे चाणक्य ही माना जाता है, यानी चाणक्य ही बिंदुसार का भी अमात्य था, यानी प्रधानमंत्री जो था वो चाणक्य ही था बिंदुसार के शासनकाल में भी। बिंदुसार के अनेकों नाम बताए जाते हैं। बिंदुसार को अनेक नाम दिए गए हैं, उपाधियां दी गई है इसे, जैसे कि वायु पुराण में इसे भद्रसार कहा गया है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। अन्य पुराण में वारिसार कहा गया है। अन्य पुराण में इसे वारिसार कहा गया है। जैन ग्रंथ में सिंह सेन कहा गया है। जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया है। और यूनानी ग्रंथ में इसे अमित्रोकिट्स कहा गया है। अमित्रोकिट्स कहा गया है, यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला। संस्कृत में अमित्र घात यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला कहा गया है इसे। बिंदुसार जो था वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के दरबार में ही हम लोग देखेंगे कि बिंदुसार के दरबार में ही सीरिया के शासक एंटियोकस ने अपने राजदूत डाइमेकस को भेजा था। तो सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत डाइमेकस किसके शासनकाल में आया था? तो बिंदुसार के शासनकाल में आया था और ये मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी था। किसका उत्तराधिकारी था? मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी था। इसके आगे अब हम लोग अशोक को देखेंगे और अशोक को विस्तार में देखेंगे। हम लोग अशोक को देख रहे हैं। तो अशोक में हम लोग देखेंगे कि अशोक का जो शासनकाल है वो 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व के बीच में रहा है। अशोक का शासनकाल 269 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व के बीच में रहा है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अशोक जो था वो बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। अशोक क्या था? तो अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। और इस पे हम लोग देखेंगे कि गद्दी पर बैठने से पहले अवंती का ये राज्यपाल था। गद्दी पर बैठने से पहले अशोक जो है वो अवंती का राज्यपाल था। गद्दी पर बाद में बैठा, पहले ये अवंती का राज्यपाल था। गद्दी पर बैठने के 8 वर्ष में ही इसने कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। कलिंग की राजधानी तोसली पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। कितने वर्षों में? तो गद्दी पर बैठने के 8 वर्षों में कलिंग की राजधानी तोसली पर अपना अधिकार कर लिया। कलिंग युद्ध में भारी नरसंहार को देख करके अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और उसने क्या किया कि शैव धर्म को त्याग करके बुद्ध धर्म को अपना लिया। शैव धर्म को त्याग करके किस धर्म को अपना लिया? तो बौद्ध धर्म को अपना लिया। क्यों अपना लिया? क्योंकि कलिंग के युद्ध में भारी नरसंहार हुआ था, जिसे देख करके अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। तो कलिंग युद्ध के बाद उसने क्या किया? शैव धर्म को त्याग दिया और बुद्ध धर्म को अपना लिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बौद्ध धर्म की दीक्षा जो अशोक ने ली तो वो किससे ली? तो मोगली पुत्र
तिस्य से ली। बौद्ध धर्म की दीक्षा अशोक ने मोगली पुत्र तिस्य से ली और मोगली पुत्र तिस्य को हम लोग उपगुप्त के नाम से भी जानते हैं। उपगुप्त के भी नाम से जाना जाता है मोगली पुत्र तिस्य को। और तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई वो किसके शासनकाल में हुई? तो अशोक के शासनकाल में हुई। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुई। इसके बाद बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्रीलंका भेजा। कहाँ भेजा? तो श्रीलंका भेजा। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्रीलंका भेजा। आगे देखते हैं हम लोग कि अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ी पर 4 गुफाओं का निर्माण कराया। अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ी पर 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। ये गुफा कौन कौन से थे? तो सुदामा, विश्व झोपड़ा, कर्ज और चौपार। कौन कौन से थे? तो सुदामा, विश्व झोपड़ा, कर्ज और चौपार। ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो अशोक के द्वारा बनाया गया था। अशोक की राजकीय भाषा पाली थी और राजकीय लिपि जो थी वो ब्राह्मी थी। अशोक की राजकीय भाषा वो क्या थी? पाली थी और राजकीय लिपि जो थी वो क्या थी? ब्राह्मी थी। राजकीय लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा है? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। तो अशोक की राजकीय भाषा पाली और राजकीय लिपि ब्राह्मी थी। जनसाधारण की भाषा पाली थी। यानी जनसाधारण की भाषा का अर्थ है जनसाधारण में जो लोग बोलते थे तो उनकी भाषा कैसी थी? पाली थी। कैसी थी? पाली थी। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि अशोक के शिलालेख की खोज सबसे पहले किसने की? तो पाद्रे टी पैंथेलर ने की। पाद्रे टी पैंथेलर ने 1750 ईस्वी में की। अशोक के शिलालेख की खोज सबसे पहले पाद्रे टी पैंथेलर ने 1750 ईस्वी में की। लेकिन इसे पढ़ने में सबसे पहले सक्षम कौन हुए? तो जेम्स प्रिंसेप सबसे पहले इसे पढ़ने में सक्षम हुए 1831 ईस्वी में। 1831 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप इसे पढ़ने में सक्षम हुए। आगे देखेंगे हम लोग कि अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख में। अशोक के जो अभिलेख हैं वो विभिन्न लिपियों में भी लिखे गए हैं। अशोक के अभिलेख विभिन्न लिपियों में भी लिखे गए हैं। विभिन्न लिपियों में है जैसे कि अफगानिस्तान से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वो ग्रीक तथा अरमाइक लिपि में लिखी हुई है। अफगानिस्तान के अभिलेख ग्रीक तथा अरमाइक लिपि में है। उत्तर पश्चिम पाकिस्तान क्षेत्र के जो भी लिपि प्राप्त हुई है वो खरोष्ठी लिपि प्राप्त हुई है, खरोष्ठी लिपि। और शेष भारत में जो उसके अभिलेख मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। शेष भारत में जो अभिलेख मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। तो अफगानिस्तान में ग्रीक तथा अरमाइक लिपि में, उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में खरोष्ठी लिपि में और शेष भारत में जो मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। अशोक के प्रमुख शिलालेखों को देखेंगे हम लोग तो अशोक के टोटल 14 शिलालेख हैं। अशोक के टोटल 14 शिलालेख हैं। तो इनमें से प्रमुख शिलालेखों को हम देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं जिनसे सवाल। तो इम्पॉर्टेंट क्या है? तो प्रथम शिलालेख, अशोक का प्रथम शिलालेख जो है इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। पशु बलि की निंदा की गई है। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। द्वितीय शिलालेख में, अशोक के द्वितीय शिलालेख में मनुष्यों तथा पशुओं के चिकित्सा की व्यवस्था के बारे में बताया गया है। मनुष्यों तथा पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। द्वितीय शिलालेख में ये चीज बताया गया है। आगे देखते हैं हम लोग कि 7वां और 8वां शिलालेख। अशोक का
सातवां और आठवां शिलालेख देखेंगे तो इसमें अशोक के तीर्थ यात्रा के बारे में बताया गया है। अशोक ने जो भी तीर्थ यात्रा किया है उसके बारे में सातवां और आठवां शिलालेख में बताया गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 13वां शिलालेख। तो 13वें शिलालेख में कलिंग में अशोक के द्वारा जो युद्ध किया गया था और उसके बाद अशोक का जो हृदय परिवर्तन हुआ उसके बारे में 13वें शिलालेख में बताया गया है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है और अशोक का कैसे हृदय परिवर्तन हुआ इसके बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं 14वां अभिलेख, 14वां शिलालेख। तो 14वें शिलालेख में हम लोग देखेंगे कि अशोक अपनी जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करते हैं। अशोक अपनी जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए किस शिलालेख में प्रेरित करते हैं? तो 14वें शिलालेख में प्रेरित करते हैं। 14वें शिलालेख में अशोक अपनी जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करते हैं। तो अशोक के स्तंभ लेखों को अब हम देखेंगे, स्तंभ लेख को। तो अशोक के स्तंभ लेख में जो इम्पोर्टेंट है प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख जो है वो पहले कौशाम्बी में था। पहले कहाँ पे था? कौशाम्बी में था और बाद में इसे अकबर के द्वारा इलाहाबाद के किले में स्थापित करवा दिया गया। बाद में इसे क्या किया गया कि अकबर के द्वारा इलाहाबाद के किले में स्थापित करवा दिया गया। किसे? तो प्रयाग स्तंभ लेख को। किस स्तंभ लेख को? तो प्रयाग स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में था, बाद में अकबर के द्वारा इसे क्या किया गया? इलाहाबाद के किले में स्थापित करवा दिया गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं दिल्ली टोपड़ा स्तंभ लेख। दिल्ली टोपड़ा स्तंभ लेख, फिरोज शाह तुगलक ने इसे टोपड़ा से दिल्ली मंगवा लिया, दिल्ली स्थानांतरित करवा लिया। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली टोपड़ा को, फिरोज शाह तुगलक ने टोपड़ा से दिल्ली में स्थानांतरित करवा लिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं दिल्ली मेरठ। दिल्ली मेरठ, तो फिरोज शाह तुगलक ने ही इसे मेरठ से दिल्ली मंगवा लिया। मेरठ से कहाँ मंगवा लिया? दिल्ली मंगवा लिया। अब बिहार में स्थित कुछ स्तंभ लेख हैं उसको हम लोग देखेंगे। स्तंभ लेख जो है वो बिहार में भी मिले हैं, बिहार में स्थित। तो बिहार में हम लोग देखेंगे लौरिया अरेराज। लौरिया अरेराज जो स्तंभ लेख है वो चंपारण में है। कहाँ पे है? चंपारण में है। लौरिया अरेराज कहाँ है? चंपारण में स्थित है। लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख जो है ये भी चंपारण में ही है और इस पर मोर का चित्र अंकित है। इस पर क्या है? मोर का चित्र अंकित किया हुआ है। फिर हम लोग देखते हैं रामपुरवा स्तंभ लेख। क्या देखेंगे? रामपुरवा स्तंभ लेख। रामपुरवा स्तंभ लेख जो है वो 1872 में, रामपुरवा स्तंभ लेख जो है वो 1872 में कार्लायल के द्वारा चंपारण में खोजा गया। कार्लायल के द्वारा कहाँ खोजा गया? तो चंपारण में खोजा गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि बिहार में स्थित तीनों जो स्तंभ लेख है वो चंपारण में ही है। लौरिया अरेराज चंपारण में, लौरिया नंदनगढ़ ये भी चंपारण में है। मोर का चित्र इस पर लौरिया नंदनगढ़ पे स्थित है। और रामपुरवा स्तंभ लेख जो है उसकी खोज 1872 में कार्लायल के द्वारा चंपारण में की गई। तो इस तरह से हम लोग इसके स्तंभ लेखों को देख लिए। अब यहाँ पे कुछ विविध तथ्यों को हम लोग देखेंगे। कुछ यहाँ पर विविध तथ्यों को हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखेंगे कि रुमिनदेई का अभिलेख, रुमिनदेई का जो स्तंभ लेख है वो सबसे छोटा स्तंभ लेख है। रुमिनदेई का जो स्तंभ लेख है वो सबसे छोटा स्तंभ लेख है। और रुमिनदेई के अभिलेख में क्या बताया गया है? तो अशोक के द्वारा लुम्बिनी की यात्रा के दौरान भू राजस्व घटाने की घोषणा की गई। अशोक के द्वारा लुम्बिनी की यात्रा के दौरान भू राजस्व घटाने की जो घोषणा की गई वो किस में है? तो वो रुमिनदेई स्तंभ लेख में है। और रुमिनदेई स्तंभ लेख जो है वो सबसे छोटा स्तंभ लेख है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि कौशाम्बी का जो अभिलेख है उसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। कौशाम्बी के अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। कौशाम्बी के अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 7वां अभिलेख जो है वो सबसे लंबा अभिलेख है। 7वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है।
कंधार से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसे सार-ए-कूना कहा जाता है। कंधार से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसे सार-ए-कूना कहा जाता है और ये ग्रीक तथा अरमाइक लिपि में है। ये ग्रीक तथा अरमाइक लिपि में है। ये हम लोग इसके पहले देख चुके हैं कि अफगानिस्तान में जो पाया गया है वो ग्रीक और अरमाइक लिपि में है। पहला और दूसरा अभिलेख जो है वो खरोष्टी भाषा में है। पहला और दूसरा अभिलेख जो है वो खरोष्टी भाषा में है। तो ये उत्तर पश्चिम पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। 3 से लेकर के 14 तक जो भी अभिलेख हैं वो ब्राह्मी भाषा में है। 3 से लेकर 14 तक जो अभिलेख हैं वो क्या है, वो ब्राह्मी भाषा में लिखे गए हैं। शाहबाज गदी अभिलेख, शाहबाज गदी शिलालेख जो है वो पहला शिलालेख है। शाहबाज गदी शिलालेख जो है वो क्या है, वो पहला शिलालेख है और ये पेशावर पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे है, तो पेशावर पाकिस्तान में स्थित है। ये गुहा लेखों की संख्या 3 है। गुहा लेखों की संख्या कितनी है, 3 है और ये बिहार के गया के नज़दीक बराबर की पहाड़ी में स्थित है। कहाँ पे, तो गुहा लेखों की संख्या 3 है और ये बिहार के गया के निकट बराबर की पहाड़ी पर स्थित है। बराबर की पहाड़ी की गुफाओं में गुहा लेख स्थित है। इसके आगे अब हम देखते हैं अशोक के उत्तराधिकारियों को। अशोक के उत्तराधिकारियों को अगर हम लोग देखेंगे तो अशोक के बाद अशोक के उत्तराधिकारी इतने योग्य नहीं थे कि वो इतने विशाल साम्राज्य को संभाल सके। तो इस कारण से अशोक का जो साम्राज्य था उसका पतन हो गया। अशोक के साम्राज्य का क्या हो गया, पतन हो गया। उसके उत्तराधिकारी इतने योग्य साबित नहीं हुए। अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल। अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था और कुणाल 8 वर्षों तक शासन किया। इसके बाद कुणाल का उत्तराधिकारी दशरथ था। दशरथ ने भी 8 वर्षों तक शासन किया। इसके बाद अनेक शासक हुए जैसे कि कलिशुक, देववर्मन, शतधनुष और इसके बाद अंत में बृहद्रथ शासक हुआ। बृहद्रथ की हत्या उसके मंत्री सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और इसके बाद शुंग वंश की स्थापना की और इस तरह से मौर्य वंश का जो शासन है वो समाप्त होता है। तो इस प्रकार से मौर्य वंश का शासन समाप्त हुआ और शुंग वंश की स्थापना हो गई। तो हम लोग मौर्य वंश को देख लिए, हमारा मौर्य वंश यहाँ पर ख़त्म होता है। अब इसके बाद हम लोग आगे शुंग वंश को देखेंगे। तो आज का इस वीडियो में आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप लोग बताइएगा कमेंट करके। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।